सो हेलो दोस्त, वेलकम टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यार क्लास 10th का चैप्टर नंबर है 12, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, और पढ़ना कैसे कैसे है। अब मैं ये देखो, पहली वीडियो में जो इंट्रोडक्शन दिया था, पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, थोड़ा थोड़ा बेसिकली थ्रू आउट सारा कवर कर दिया है मैंने। तो मेरा पर्पज यहाँ पे क्या है, पहले ये बताना कि मैं ये वीडियो बना किसके लिए रहा हूँ। दोबारा से सुन लो, मैं उस स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो पढ़ाई में थोड़ा वीक है, और मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज क्या है कि वो वीक स्टूडेंट जो है थोड़ा अपने लेवल ऑफ एजुकेशन में थोड़ा ऊपर हो जाए, बस, ठीक है, यही पर्पज है। और वो देखो, पर्पज तो मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे उस वो होगा कैसे, उसके लिए भाई थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में, राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में। अब वो कैसे होगा ये समझने का ट्राई करो कि मैं जब स्टार्टिंग कर रहा हूँ इस कोर्स की, तो मैं कुछ अभी कोर्स में पूरे कोर्स के लिए इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि पढ़ना कैसे है। क्योंकि भाई मैं अभी बता चुका हूँ कि जो वीक स्टूडेंट है उसको पढ़ा रहा हूँ, तो वीक स्टूडेंट को पता भी तो चलना चाहिए ना कि ठीक से पढ़ते कैसे हैं। पहले ये चीज ध्यान से सुनो कि सबसे पहले आपको एक लेनी है नोटबुक, ठीक है, तो और एक लेना है साथों साथ A4 साइज पेज, ठीक है। नोटबुक पे जो जो बोल रहा हूँ मैं लिखो, वो साथों साथ नोट करना है। और जो जो बोल रहा हूँ मैं इसको कि इसको A4 साइज में नोट कर लो, या फिर A4 साइज में क्या होगा, A4 साइज होगा एक शॉर्ट नोट, ठीक है। उसमें बस एक पेज लेना है आपको, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक पेज जो होता है। और उसमें जो जो आपको लगता है, मैं बोल रहा हूँ आपको लगता है कि यार इसने जो ये बात बताई है ये मेरे को अभी तक पता नहीं थी और अब पता चली है, तो उसको एक बिल्कुल छोटे से वर्डों में अपनी मर्जी से कैसे भी, जैसे कि आप याद रख सको, उसको नोट कर लेना, ठीक है। और नोटबुक में जो मैं बोलता हूँ पॉइंटों को, इंपोर्टेंट को, ये सारे नोट करने हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके बिल्कुल कंप्लीट आराम से सब कुछ नोट कर लेना है, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वीडियो देख रहे हो, पॉज हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं भागा चला जाऊंगा। और आराम से दो बार एक एक बार सब कुछ जितना बार रिपीट करने का मेरा मन करेगा, जब तक मुझे ना लग जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा होगा, मैं ऐसे ही रिपीट करता रहूँगा। कहने का मतलब ये है कि मैंने बोला है नोट बनाने हैं और एक शॉर्ट नोट बनाने हैं। शॉर्ट नोट में वो होगा जो आप अपनी मर्जी से लिखोगे, आपको अपनी याद कैसे रख सकते हो, ठीक है। और नोट में सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। यही एक स्टेप होता है पढ़ने का मेरी तरफ, मैं मानता हूँ, ठीक है। सबसे पहले उसमें आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि पढ़ने बैठते कैसे हैं। और ये जो दो काम बताए हैं, और इसके अलावा कोई सेकेंडरी काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, अब सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे यार चार्ज और इलेक्ट्रॉन, इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले सोचो, अगर इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं तो कैसा होता दुनिया, ठीक है। अब ये सोचो कि ये शहर है, आप अगर गांव से तो आप गांव को सोच के चलो, ठीक है। अब एक सिचुएशन मान के चलो कि जब आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मतलब आप टीवी देख रहे हो, फैन चला रहे हो, और लाइट ऑन कर रखी है रूम की, सब चीज़ें ऑन है, ठीक है, कितना अच्छा माहौल लग रहा होगा आपको, ठीक है। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आंख बंद करके, जैसे जैसे भी सोचना है आपको, सोचो कि लाइट चली जाती है, ठीक है, और क्या होगा उस टाइम पे, समझ पा रहे हो कि सारा अंधेरा हो जाएगा। और सपोज करो आपके घर में इन्वर्टर नहीं है और लाइट चली गई है, तो कैसी सिचुएशन होती है घर में कि हर ना तो कोई लाइट का सोर्स रहा घर में, ठीक है, तो सारे घर में अंधेरा अंधेरा। तो यार जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग अपना रोल प्ले कर रही है। अब कैसे, अब देखो, जो जैसे सपोज करो, मैंने तो अभी बता दिया कि रात के टाइम पे ये उजाले में हेल्प करती है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, उसमें तो देखो पूरा चलाई सिस्टम को ही रही है इलेक्ट्रिसिटी, समझ गए। अब इलेक्ट्रिसिटी चला रही है, ये चीज तो समझ गए, ठीक है। हर चीज जो ज्यादातर ऑपरेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से, उसके लिए हमको यही पढ़ना है। कहने का मतलब ये है इस चीज में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कि जो करंट है वो कैसे कैसे हेल्प करने वाला है अलग अलग फील्ड में, ओके। अब देखो, सबसे पहले आता है इसका मतलब है चार्ज का। अब देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी ने वीडियो ना देखी हो चार्ज वाली, तो वो दोबारा देख ले एक बार जाके कि चार्ज होता क्या है। चार्ज में देखो, दोबारा से बताता हूँ कि अगर हम पहले समझो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी क्या है। देखो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ही रखा है, ठीक है, उस पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है। अब ये चीज मैं बता रहा हूँ पहले कि
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होता है? जैसे कुछ चीज रखी है, सपोज करो आपकी आपने कहीं पे किसी टेबल पे कोई पेन रखा हुआ है, ठीक है, वो पेन ऐसा का ऐसे रखा है, ना तो आपने कभी उसमें मोशन लाया ना कभी इसको वहां से हिलाया, तो वो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है, ना तो उस पर इस टाइम पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है। ओके, ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी का, ठीक है। अब एक केस मान के चलना, आपने कभी एक्सपेरिमेंट करा होगा, बच्चे करते रहते हैं 9th क्लास में, कि ऐसे एक कंघा लिया और जो जिसके सूखे बाल होते हैं उससे ऐसे रब करते हैं ऐसे बालों में लगा के, ठीक है, और कुछ पीसेस लेते हैं कागज के टुकड़े, ठीक है, और जब वो ऐसे घिस के उसके पास लाते हैं ना तो वो उनको अट्रैक्ट कर लेता है। समझ गए? वो करता कैसे है? वो करता सिर्फ ऐसे है कि उस पे रबिंग के बाद में, रबिंग मतलब घिसने के बाद में उस पे कुछ चार्ज आया है। अब चार्ज कैसे आता है ये चीज समझना है, ठीक है। अब मैं चार्ज को डिफाइन कर चुका हूँ ना। देखो चार्ज जो है कोई मेटेरियल नहीं है, समझ गए? चार्ज एक प्रॉपर्टी को बोला जा रहा है कि ये अब कुछ हुआ है, इससे कुछ हम कर सकते हैं, तो इस इफेक्ट को बोल रहे हैं हम यहाँ पे चार्ज। कैसे? अब ये समझना। देखो मानो कि मैंने कोई दो ऑब्जेक्ट है, ऐसे हाथ आप रगड़ रहे हो, ठीक है, या कोई भी दो ऑब्जेक्ट को ऐसे एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन कर रहे हो, तो किसी एक बॉडी पे तो आया होगा पॉजिटिव चार्ज और एक बॉडी पे आया होगा नेगेटिव चार्ज। बता चुका हूँ, ध्यान से सुनो दोबारा से, कि चार्ज होते हैं दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कन्वेंशन माना गया है, समझ गए? अब वो डिसाइड कैसे करेगा, ठीक है। अब देखो ऐसे मैंने बताया ना अभी, ऐसे रब किया तो एक बॉडी पे आया पॉजिटिव और एक पे आया नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव किसको मानेंगे हम? जिस बॉडी से जिस पर इलेक्ट्रॉन गए होंगे, समझ गए? मतलब अगर ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसको बोलेंगे हम, ये है इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव। ओके, और जिस बॉडी से गए हैं उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे बस दो चीज मैं डिफाइन कर चुका हूँ, इनको नोट करो अपने नोट्स में, कि पहले है टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज के फर्स्ट है पॉजिटिव और सेकंड है नेगेटिव। और मैं नेगेटिव को डिफाइन कर रहा हूँ कि जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गए होंगे। इलेक्ट्रॉन जानते हो गए आप कि पार्टिकल्स होते हैं किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, सेल्स में मतलब पाए जाते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। तो उन्होंने जो, समझ गए ना मेरा कहने का मतलब, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुए होंगे जो आउटर मोस्ट सेल वाले हैं, तो उनकी वजह से जो है चार्ज आया किसी भी बॉडी पे, जिस पे नेगेटिव चार्ज आया वो आया है उस पे इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जिससे बॉडी से गए हैं वो, उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज। ये दो चीज ध्यान रखो बस। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी का मीनिंग, अगर मैं आगे से कभी भी पूछूं या कोई भी आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कोई चीज है, इसका मतलब क्या है, तो सीधा सीधा आपको ये बोलना है, ध्यान से सुनो, कि जितना उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पे नेगेटिव चार्ज है। समझ गए? समझ गए ना? उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ चार्जेस में। देखो ये चीज मैं लिखवा ही चुका हूँ, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और अगर साइन कन्वेंशन है, ठीक है, माना गया है हर किसी ने कि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे और पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे। ओके, अब कैसे कैसे चार्ज इंड्यूस करा सकते हो आप? देखो एग्जांपल दे रखे हैं कि अगर कोई ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के कपड़ों के साथ रब कर दें, मतलब जो सिल्क होता है वो रेशम का कपड़ा, उसके साथ कोई ग्लास मतलब कंच की रॉड ऐसे रब कर दें, तो भी वही होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होगा। चार्ज ट्रांसफर मैं समझा चुका हूँ अच्छी तरीके से कि ट्रांसफर ऑफ मतलब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कि एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो उसी को बोलेंगे चार्ज आया है किसी बॉडी पे। और जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा उस पे इलेक्ट्रॉन गए होंगे, और जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए होंगे। ये चीज यहाँ पे समझने की है, दोनों को लिख लेना अभी एग्जाम्पल को जैसे भी आपका मन करे। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। अब देखो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल कर देगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। समझिए? अब देखो शॉर्ट में बताता हूँ कि
जो अपोजिट पोलरिटी के चार्ज है, पोलरिटी बोल रहा हूं मैं यहाँ पे प्लस माइनस को, देखो प्लस प्लस को रिपेल कर देगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपोजिट पोलरिटी है तो एक दूसरे के पास आएंगे। और अगर सेम टाइप की पोलरिटी है, माइनस माइनस होगा तो भी एक दूसरे से भागेंगे, प्लस प्लस होगा तो भी एक दूसरे से भागेंगे। लेकिन अगर माइनस और प्लस एक पास आ गए तो एक दूसरे के पास आने का ट्राई करेंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर सेम साइन है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, रिपल्सन मतलब दूर दूर भागेंगे, समझे। यही इन दोनों पॉइंट को नोट करो, 1 और 2 ये जो है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैंने टॉपिक बना रहा हूं यहाँ पे, ये है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज में समझा चुका हूँ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा, ठीक है। एसआई यूनिट होती है, पहले अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एसआई यूनिट होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, कि जो यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्ट हुई हो, ठीक है, कि जो इंडिया में चल रही है वही अमेरिका में चल रही होगी, वही जर्मनी में चल रही होगी, वही फ्रांस में चल रही होगी। ऐसा नहीं है कि यार यहाँ पे गुलाम मान रखा है और पाकिस्तान में कुछ और मान रखा है, सब जगह कहने का मतलब है चार्ज की यूनिट गुलाम ही मानी जाएगी, ठीक है। सेकंड, इसमें ये चीज नोट कर ली, ऐसा यूनिट गुलाम है, और फिर नोट करो कि गुलाम के बाद इसको डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन है, ठीक है। अब एक चीज सोचो, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन का केस मान के चल रहा हूं मैं कि 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं वो, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, समझ गए, वो 9 × 10⁹ न्यूटन, इतना फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो एक दूसरे पे, समझ गए। यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ कि ये कैसे आएगा, ठीक है। इस चीज को एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ भी अगर नहीं पढ़ा है अपने, कोई टेंशन की बात नहीं है, वो मैं अभी बता दूंगा। इसमें फॉर्मूला होता है, और मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को एक बार अगर नहीं देखा हो तो पहले जाके देख लो, कि उसमें फॉर्मूला है F = Q1Q2/R²। ओके, तो देखो Q1 और Q2 की वैल्यू है 1, और K की वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूले में 9 × 10⁹ अपॉन में R², जो R की वैल्यू है वो भी 1 है, तो समझ गए 1 × 1/1², तो कहने का मतलब 1 ही तो होगा, और K की वैल्यू होती है ये, तो इतना जो है वो फोर्स हो गया, वो फोर्स होगा न्यूटन में, ठीक है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ये भी नोट कर लो, समझ गए। इसको जो भी एग्जांपल दिया मैंने, इसको तुरंत के तुरंत नोट करो। इलेक्ट्रॉन पजेस ए नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। स्टार बनाओ, इसको भी नोट करो। ये जो है मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप इसको चेंज भी कर दोगे ना, ये चेंज भी करके आप, ये कहने का मतलब ये है आप चेंज भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत बस ये आएगी कि जब आप आगे के सारी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो सारी की सारी कैलकुलेशन में आपको जहाँ पे पॉजिटिव मान रहे हो प्रोटॉन को, उसको नेगेटिव मानना होगा, मतलब साइन माइनस का लगाना होगा। तो कहने का मतलब आप एक दूसरी फिजिक्स दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे होगे, और इसलिए मतलब कहने का मतलब है इस ऐसा यूनिट इसलिए बनाई गई थी कि सबको, कहने का मतलब ये है, एक साथ और एक ही जैसे पढ़ना पड़े। ऐसा ना कि कोई किसी चीज को कैसे पढ़ रहा है, कोई कैसे किसी चीज को कैसे पढ़ रहा है, समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन, पहला देखो सैंपल प्रॉब्लम है, इसमें पूछ रहा है कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस चीज को देखो, मैं पहले थियोरेटिकल क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया, दोबारा से सुनो, या तो कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कि एक कूलम्ब चार्ज बन जाए, समझे। अब इस चीज को ऐसे समझो कि यार पहले मैंने अभी बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे, पहले इस चीज को भी ध्यान से देखो कि ये क्या लिख रहा है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको नोट करो कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कह रहा हूं मैं। तो ये, और देखो ये कितनी छोटी डिजिट है, 1.6 को अगर आप 10⁻19 से डिवाइड करोगे तब जाके एक बहुत छोटी वैल्यू होगी, वो चार्ज कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि अगर एक कूलम्ब चार्ज, पूरा एक कूलम्ब, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे उस चार्ज को बनाने के लिए, मतलब कहने का मतलब ये इंड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे देखो कि ये कैसे कैसे सॉल्व करा गया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो
तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 1 कूलम चार्ज आएगा। तो देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा है क्या बोलते हैं वो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करो x तो इधर चला गया, 1.6 1 के नीचे आ गया और 1 से 1 में मल्टीप्लाई हो गया, समझ गए, 1 से 1 में मल्टीप्लाई हो गया, 1.6 नीचे आ गया और x इक्वल टू ये हो जाएगा, फिर समझ गए। तो फिर इसके बाद में जब हम 10 की पावर -90 को नीचे वाली को ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1.6 जो है यहाँ पे ये हो जाएगा डिवाइड में, मतलब इसको डिवाइड करोगे जब इतनी बड़ी डिजिट को तो 6.025 इंटू 10 की पावर 18, ये इतनी बड़ी डिजिट बनी है, समझे। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि इतने मतलब 625 के आगे अगर आप 16 जीरो लगा दोगे ना, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए। यहाँ पे समझ गए कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा 1 कूलम चार्ज को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। फिर ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज ये मैं बता चुका हूँ, कूलम है, और अगर 1 कूलम चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने होंगे आपको, समझ गए। ये क्वेश्चन है, कभी भी पूछ ले सकता है, या तो बोर्ड में पूछा जा सकता है या कोई आपका टीचर आपसे पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है कंडक्टर और इंसुलेटर। देखो इसको हिंदी में समझा रहा हूँ और नोट भी कर लेना साथ साथ कि कंडक्ट जो भी मटेरियल है ना वो एक टाइप की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहे हैं कि या तो उसमें करंट फ्लो होगा या करंट फ्लो नहीं होगा, समझ गए ना। करंट फ्लो का मेरा मीनिंग क्या है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं, ऐसे मानो एक वायर है, ठीक है, उसमें अगर हम इस पॉइंट पे लगा रहे हैं करंट तो वो इधर पॉइंट पे मिल रहा है हमको, तो समझ जाओ कि ये करंट फ्लो हो रहा है। तो अब देखो इसी बेस पे क्लासिफिकेशन कर रखा है कि अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर है, लेकिन अगर फ्लो नहीं हो पा रहा है तो वो है इंसुलेटर, समझ गए। अब देखो इसके एग्जांपल दे रखे हैं, पहले कंडक्टर और इंसुलेटर को अपनी डेफिनेशन में लिख लो कि विच कैन कैरी करंट, और वो हो गया कंडक्टर, और विच कैन नॉट कैरी करंट दोज कॉल्ड इंसुलेटर, ओके। अब मेटल्स के एग्जांपल लिखो, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। सिल्वर होता है चांदी, समझ गए, और एल्युमिनियम होता है अलग चीज, जिससे कॉपर, ये जो मोटर वगैरह में यूज होता है वायर, वो पतला वाला, कॉपर के अलावा दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं एल्युमिनियम, और सिल्वर होता है चांदी, ठीक है। अब मेटल एलॉय, मेटल एलॉय क्या होता है, देखो या तो मेटल के साथ मिक्स कर रखा हो आपने कुछ अच्छी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, या फिर मेटल को नॉन मेटल के साथ मिक्स कर रखा हो, समझ गए, तो उसको हम बोल देते हैं एलॉय है वो, समझ गए। दोबारा से सुनो, एलॉय की डेफिनेशन क्या है कि मेटल में या तो मेटल मिक्स कर रखा हो या फिर मेटल में नॉन मेटल मिक्स कर रखा हो, ये चीज है एलॉय की डेफिनेशन। और एलॉय के एग्जांपल लिख लो, निकोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। अब देखो अगर किसी को समझ में ना आया हो कि ये जो क्या बोलते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर है, ये होते क्या है, इसको ध्यान से देखो, मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। देखो ये आपने फोन के जो चार्जिंग पिन होती है, चार्जिंग पिन बोल रहा हूँ मैं, तो उसमें आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि ये जो है ये कोई मेटल का बना हुआ है, और ये जो ऊपर है ये प्लास्टिक की कोटिंग करी है, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये मेटल है और ये प्लास्टिक है। तो ये इसी से समझ जाओगे आप। देखो ये जो लोहे की चीज जैसी है कुछ दिख रहा है आपको, तो ये जो है ये कंडक्टर है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है इसके थ्रू, इसी से तो चार्जिंग अंदर जा रही है। लेकिन ये जो चार्ज है इसके अंदर से फ्लो के तो ऐसे जा रहा होगा इस पिन पे, तो इसको ये करंट हमारे हाथ में ना लग जाए किसी भी तरीके से, तो ये मैंने यहाँ पे इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा रखी है। तो ये सोचो कि कंडक्टर और इंसुलेटर हम किस बेस पे बोल रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी के बेस पे बोल रहे हैं। जिसमें फ्लो हो रहा है उसको बोल रहे हैं कंडक्टर, और जिसमें फ्लो नहीं हो रहा जैसे कि ये प्लास्टिक है उसको बोल रहे हैं इंसुलेटर। अब समझ चुके होगे अच्छी तरीके से। अब नहीं भी समझ में आएगा तो इस वाले एग्जांपल से देखो कि वायर है, वायर के अंदर होता है कॉपर का तार और उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ा देते हैं, मतलब एक लेयर चढ़ा देते हैं जिससे कि करंट वो तार के अलावा ऊपर ना जाए, जिससे कि हमारे हाथ में ना लग जाए वो। ऐसे ही सॉकेट से समझ लो, ये जो होता है प्लग, इसमें 2 पिन या 3 पिन होती हैं, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर आपका हाथ यहाँ पे लग जाए तो जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से हाथ लग जाए आपका
इस वाली आयरन वाली जो मेटल वाली पिन है, इससे आपका हाथ लग जाए तो इससे इलेक्ट्रॉन आपके हाथ में फ्लो हो जाएंगे। और जो ह्यूमन बॉडी है, समझ लेना, बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। अब देखो ये जो चीज है कैसे इसमें आपने कभी कभी सुना होगा, एक केस मान के चलो कि बोलते हैं कि यार गीले हाथ से कभी भी प्लग को मत पकड़ो वरना करंट लग जाएगा। अब वो कैसे करंट लगेगा, ये चीज ध्यान से सुनना। देखो ये हाथ है, यहाँ पे आपके हाथ में प्लग है, ये इसके पिन है इसके आगे, ठीक है। ये जो पिन है यहाँ तक तो करंट आया हुआ है, लेकिन प्लास्टिक ने फिर रोक दिया उस करंट को फ्लो होने से, क्योंकि वो इंसुलेटर है। लेकिन आपके हाथ में टेंडेंसी है कि इसमें करंट फ्लो हो सकता है, ओके। तो जब गीले हाथ हैं तो क्या होगा, सपोज करो पानी ने कांटेक्ट बना लिया इस, ये जो पिन है, समझ गए, यहाँ से यहाँ पे आपका हाथ रखा हुआ है और यहाँ पे आपका पानी पहुंच चुका है, तो पानी से करंट फिल हो जाएगा इस आपके हाथ जहाँ पे प्लग पकड़ रखा है, तो आपको एक साथ शॉक लगेगा बहुत तगड़ा। तो इसलिए कहते हैं कि गीले हाथ से कभी भी प्लग या कोई भी नेक्ड वायर को पकड़ना नहीं चाहिए, ओके। अब बताता हूँ मैं थोड़ा इसके बारे में। इंसुलेटर भी मैं बता चुका हूँ कि विच कैन नॉट कैरी इलेक्ट्रिक करंट, वही, और उसके एग्जाम्पल जरूर नोट करो, ठीक है। पहला है प्लास्टिक, फिर है पेपर, और फिर है ड्राईवुड, और फिर है कॉटन, मिका, बैकलाइट और पोर्सलिन और ड्राइयर, ठीक है। ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। ग्लास, एबोनाइट, रबर, सब नोट कर लो, ठीक है, इंसुलेटर का एग्जाम्पल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि यार ये जो अभी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी वो किस वजह से हो रही है, ठीक है। नोट कर लो, जैसे भी आप समझना कंफर्टेबल हो वैसे समझ लो कि जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, समझिए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो ये लिख रखा है जो मैंने हिंदी में बोला है कि द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस इज अ कंडक्टर। मतलब अगर किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है तो ही करंट फ्लो होगा उसमें। अब देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, पहले मैं समझा देता हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या है। देखो जब आप किसी एटम की स्ट्रक्चर को डिनोट करते हो, आपने याद होगा कि एक होता है न्यूक्लियस और उसके बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वे होते हैं जो इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे अभी बोला है मैंने, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इनके और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लूज है, मतलब कम है, ठीक है, तो वो बिल्कुल ये मानो कि जैसे बाहर ही घूम रहे हो वो, समझे, मतलब उनसे न्यूक्लियस का कोई मतलब ना रहा हो, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो ये जो बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ये किसी और चीज में एक्सचेंज हो सकते हैं, समझे। किसी को इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए होगा और उसके पास अट्रैक्शन की टेंडेंसी है, तो वो जो बिल्कुल पास वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना न्यूक्लियस के, उसको नहीं लेगा, ये जो बाहर है जिसकी बहुत ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इसको ले लेगा, समझ गए। ये इसी से रिएक्शन होती है हर चीज की स्टार्टिंग, ठीक है। अब है कर इलेक्ट्रिसिटी यार इसी को बोल रहे हैं हम, कि अगर पहले करंट को समझो, मेरा कहने का मतलब है करंट से अगर समझ गए तो फिर अपने आप ही समझ चुके। देखो द फ्लो ऑफ चार्ज, समझ गए, इज कॉल्ड करंट। अगर किसी चीज में चार्ज फ्लो हो रहा है ना, जैसे ये वायर है ना, इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कुछ चार्ज फ्लो हो रहा होगा, समझ गए, तो उसी को बोलेंगे करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ओके। अब देखो ये दो टाइप से इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड कर रखा है, नोट कर लो इनको, जिसके मैंने ग्रीन लाइन डिनोट कर रखी है। एक होता है स्टैटिक और होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक कैसे होता है, सपोज करो आपने ऐसे करके रब कुछ भी कॉम्ब या यहाँ से ऐसे रब किया और उस पर कुछ चार्ज आ गया, तो आपने वो चार्ज ऐसा का ऐसा ही रखा, ठीक है। तो मैंने बताया कि प्लास्टिक है, उससे ट्रांसफर मतलब फ्लो नहीं होगा उससे किसी भी अलग चीज पे, उसका चार्ज अगर उस पॉइंट पे आ गया है तो वो वहीं का वहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है अगर चार्ज रेस्ट में है, मतलब मूव नहीं कर रहा, तो वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर करंट मूव कर रहा है, समझ रहे, जैसे कि वायर में मूव करता है, तो उसको बोलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मैं डेफिनेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ कि अगर मूवमेंट हो रहा है किसी भी चार्ज का फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको ही बोल रहे हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। द इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखो वही जो अभी मैंने बताया, और ये चीज नोट कर ली। अब देख तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में देखो इंट्रो में भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी थी, और अब मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसमें लिखा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड द वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। देखो ध्यान से समझना कि ये कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, कुछ सर्टेन रेंज में। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होगा, बहुत छोटा चार्ज होगा तो बहुत छोटा सा होगा, बहुत बड़ा चार्ज है तो उसका कुछ सर्टेन रीजन होगा, ठीक है। अब इसमें मान के चल रहे हैं कि हम 1 यूनिट चार्ज है वो, ठीक है, उसका कुछ सर्टेन रीजन है, ओके, मतलब छोटा सा कोई एरिया है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग ये होता है कि सपोज करो एक चार्ज है यहाँ पे और एक चार्ज है इन्फिनिटी पे मतलब काफी दूर, समझ गए। उसको हम ऐसे करके यहाँ पे लाते हैं इसके पास में, तो जहाँ पे ये जो दूसरे वाला चार्ज है ना, इसकी सेम पोलरिटी वाला, अगर आके यहाँ पे कुछ फोर्स फील करने लगे, फोर्स या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, समझ गए। अगर पॉजिटिव दोनों चार्ज हैं तो रिपल्सन फोर्स फील करेंगे, और अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हुआ तो ये दोनों एक दूसरे को अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये प्लस है तो वो इन्फिनिटी से आ रहा है, इसके कुछ सर्टेन रीजन होगा जहाँ पे ये इस दूसरे चार्ज को फोर्स फील करा सकता है, तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो वर्ड है इसको मैं अच्छी तरीके से डिफाइन कर चुका हूँ। अगर नहीं समझो तो एक बार वीडियो को दोबारा से समझो, रिपीट करो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और उसके बाद में अब देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोस्त ये होता है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू मानो, और एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इन्फिनिटी में, तो वहां से इन्फिनिटी से इसकी रेंज जो है सपोज करो यहाँ तक है, तो इसकी जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री जहां से फील कर सकता है, स्टार्टिंग होगी इसकी फीलिंग की कि ये जो फोर्स है तो अट्रैक्शन है रिपल्सन है। इन द केस ऑफ प्लस वो रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन जो है इस बिल्कुल जहां पे इन्फिनिटी से आके फील करना लगे, तो वो जो पॉइंट होगा जितना वर्क करना पड़ेगा, समझ गए, उसको और उस चार्ज के रेशो को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। V इक्वल होता है फॉर्मूला W/Q। तो जहाँ पे W क्या है, वर्क, और Q हो गया चार्ज। चार्ज की यूनिट कितनी, 1 यूनिट, और यहाँ पे जो वर्क करना पड़ा हमको हो गया W, ओके। 1 जूल वर्क कर रहे हैं और 1 कूलम चार्ज को ला रहे हैं, तो अब उसको बोलेंगे हम 1 पोटेंशियल, 1 वोल्ट का पोटेंशियल है वहां पे, समझ गए। इस चीज को समझ चुके होंगे। अब आता है नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को इसी चीज से समझ जाना, मैंने बताया कि जो पॉइंट है इसकी कुछ सर्टेन रीजन होगा, इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री पे तक तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ने काम करा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और अंदर लाएं तो देखो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो उसके लिए थोड़ा और ज्यादा वर्क करना होगा हमको, क्योंकि वो अंदर आ रहा है, क्योंकि ये तो फोर्स रिपल्सन उसको दूर भगाने का ट्राई करेगा, लेकिन हम इसको अंदर लाने का, तो उसके लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा और ज्यादा। तो जो वर्क का डिफरेंस है, मतलब और थोड़ा वर्क करना पड़ा ये और उस चार्ज का रेशो, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दो चीज समझ में आ चुकी है कि इसका फॉर्मूला ये है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, कितना चार्ज मूव करा है, ठीक है। फॉर्मूला ये है W/Q, इसको भी नोट करो और इस वाले को भी नोट करो। और इसकी जो डेफिनेशन है हिंदी में समझा चुका हूँ, जैसे आपका मन करे वैसे समझ लो या नोट कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना, कैसे भी कह के। अब हिंदी में तो मैं समझा ही चुका हूँ ना, कहने का मतलब ये है, ओके। अब ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अभी मैं वोल्ट बता चुका हूँ, 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी बता चुका हूँ कि अगर 1 जूल वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए, तो उस दोनों ये जो वर्क और चार्ज इन दोनों का रेशो जो है उसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का, ओके। और इसको डिनोट करते हैं V से, और PD से भी डिनोट कर देते हैं कहीं कहीं पर, ओके। अब 1 वोल्ट को मैं डिफाइन कर चुका हूँ, कोई नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा, देखो अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ये जो SI यूनिट वगैरह ये वाले क्वेश्चन है, इनको देखो ध्यान से, एक बार खुद सोचो, ठीक है। मैंने स्क्रीन पॉज कर दी है, एक बार खुद अपना दिमाग चलाओ, और फिर थोड़ा बहुत इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक में डिस्कशन करेंगे आगे वाले पॉइंट्स पे। करंट, इलेक्ट्रिक करंट में अभी आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक। देखो एक बार और बता देता हूँ
कि कितना चार्ज फिल हुआ है कितने यूनिट टाइम में। अब देखो अगर मैं 1 एम्पियर पूछने लगूं, एम्पियर होती है इसकी ऐसा यूनिट करंट की, कि 1 एम्पियर हुआ क्या है। 1 एम्पियर है कि अगर 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में कहीं पे मूव हो जाए, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में कहीं पर मूव हो जाए तो वो होगा 1 एम्पियर का करंट। अब ये कैसे, सपोज करो 1 कूलम चार्ज का मीनिंग समझ चुके हो आप, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में कहीं से फिल हो जाए तो वो बोलेंगे कि 1 एम्पियर का करंट फिल हुआ है यहाँ पे। ये चीज समझने की बस, इसमें कहने का मतलब ये है। और ऐसा यूनिट जो है एम्पियर है और ए से डिनोट करते हैं, ये चीज है बस समझ में आने की इसको। यही है, देखो 1 कूलम 1 ए सेकंड जो मैंने आगे तक बता दिया है अभी आपको, और इसकी छोटी यूनिट है मिली एम्पियर 10 की पावर 3। मतलब अगर 1000 से 1 एम्पियर में अगर हम डिवाइड कर दें, मतलब 1 को अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें, ये मानो कि तुम सीधा बात ये है कि अगर 1 एम्पियर करंट है और उसको हम अगर 1000 पार्ट में डिवाइड कर दें, 1000 पार्ट में, समझ गए ना, 1 एम्पियर करंट था उसमें थे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, उसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दो तो वो 1 मिली एम्पियर में चार्ज होगा, समझिए 1 सेकंड के अंदर। तो बस इस वीडियो को दोस्त यहीं पे खत्म करते हैं और आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक होगा कंटिन्यूअस करंट, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को चलो यहीं पे खत्म करते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो दोबारा एक बार थोड़ा रिवाइज, पहली वीडियो यार इसमें बता रहा हूँ मैं इसलिए कि जो भी बता रहा हूँ इसको नोट करते रहो, जो मैंने ग्रीन लाइन से ऐसे मार्क कर रखा है। और जैसे आपको जो A4 साइज का फंक्शन बताता है कि जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो ना, जैसे भी कि आप अपने माइंड में कैसे रिटेन कर सकते हो उस चीज़ को, छोटे से कीवर्ड्स में जैसा मन करे वैसे लिख लो, जिससे कि आप अगर बाहर घूम रहे हो या कोई बैठे हो कहीं पे, अगर आपके पास पेज है, आप पढ़ने बैठ रहे हो तो बहुत स्पीड से आपको याद आ जाए कि यार अरे हाँ दोस्त ने यार ऐसे बोला था, ऐसे करके याद रखना है इसको, और ऐसे ऐसे करके मैं याद रख सकता हूँ। तो A4 साइज हो गया आपका पेपर उस काम के लिए, और नोट्स जो है ये होगा कंप्लीट, जो मतलब नंबर दिलाएगा, आपकी नॉलेज को बाद में बढ़ाएगा। आपको खुद को किसी छोटे भाई को पढ़ाना पड़ जाए 2 साल बाद तो कहने का मतलब है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। ओके, तो यही कहने का मतलब है मेरा कि दोनों चीजें साथों साथ अपने अकॉर्डिंग चलाते रहो। शॉर्ट नोट जो ये किसी को नहीं देने होते, नोट्स किसी को अपने आप दे देना, वो खुद भी समझ सकता है आपके नोट्स को पढ़ के। ओके, चलो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आने वाली जो वीडियो है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इतने तो समझदार हो ही यार, ठीक है। थैंक यू।